हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट्स दोनों ही नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन रीज़न नहीं पता है कि हम क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारी प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर पा रही है। मैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद कपल्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो जनरली ये जानने से पहले कि इनके पीछे का क्या रीज़न है, हमें ये पता होना चाहिए पहले कि प्रेगनेंसी ठहरने में हमें कौन सी चीज़ें मदद करती हैं और प्रेगनेंसी ठहरने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं एक महिला के अंदर या एक पुरुष के अंदर। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी प्रेगनेंसी ठहरने के लिए 4 पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं, जिसको मैं इस तरीके से बताऊँगी कि थोड़ा-सा इसमें मैं आपको रिप्रोडक्टिव एक नॉलेज देना चाहूँगी कि इसमें जैसे फीमेल का अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसका गर्भाशय कैसा है, कि गर्भाशय नॉर्मल है, उसकी बच्चेदानी की परत कैसी बनती है, कोई फाइब्रॉइड, कोई रसौली, कोई पॉलिप तो नहीं है, ये देखना होता है। दूसरा बात आती है नलियों की, कि उसकी जो नलियाँ हैं फीमेल की गर्भाशय की, वो दोनों ट्यूब्स जिसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, वो खुली हुई हैं या नहीं खुली हुई हैं। फिर आता है अंडेदानी की बारी, जिसे हम ओवरीज कहते हैं, उसके अंदर किस मात्रा में अंडे हैं, कई अंडे जल्दी ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं। एंड फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कई बार केसेस में, कपल के केसेस में मिस्ड आउट हो जाती है, वो है हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट, यानी कि हस्बैंड के शुक्राणुओं की जांच, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं देखने पर, जब इनके टेस्ट हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि कहाँ पर कुछ कमी है, जहाँ पर हम कुछ ठीक करके किसी भी कपल को प्रेगनेंसी करा सकते हैं। जैसे 100 मरीज हैं, तो 100 मरीज में से जो कपल होते हैं उनके अंदर कुछ जो डिफेक्ट्स आते हैं, या कहेंगे कुछ कमियां जो होती हैं, वो हस्बैंड के पार्ट पर होती हैं, लाइक सीमेन के काउंट में प्रॉब्लम है, या उनकी मोफोलॉजी अच्छी नहीं है, शुक्राणुओं की जो एक गति होती है वो नॉर्मल नहीं है, या एजोस्पर्मिया है, शुक्राणु है ही नहीं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स मेल फैक्टर्स में पाए जाते हैं। फीमेल के अंदर कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं कि बच्चेदानी में परत जो है वो अच्छी नहीं बन रही है, अंडे बहुत कम मात्रा में हैं, या नलियाँ बंद हैं, या एंडोमेट्रोसिस है, इस तरह की दिक्कत पाई जाती है। कुछ केसेस में 20% दोनों ही कुछ कमी हस्बैंड के अंदर पाई जा रही है और कुछ फीमेल के पार्ट पर पाई जाती है। तो अगर ये 3 फैक्टर्स की हम बात करें, जो 3 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, कि फीमेल के अंदर के दिक्कत है या मेल के अंदर दिक्कत है, तो हम उस पार्ट को करेक्ट करके कंसीव करा सकते हैं। देन लास्ट जो एक फोर्थ कैटेगरी होती है, जो जिसमें 10% केसेस आते हैं, वो होते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती क्या है? तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर सारी जांचें जो साइंस ने हमें दे रखी हैं, वो सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने करा लिए हैं, और पेशेंट अब हमारे पास सारे रिपोर्ट्स के साथ आता है और सब देखने को मिलता है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, जिसका मतलब ये है कि अंडेदानी में अंडे भी सही मात्रा में हैं, नलियाँ भी दोनों ओपन हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट देखी तो शुक्राणुओं की जांच भी नॉर्मल है, गर्भाशय को हमने अल्ट्रासाउंड के जरिए देखा तो वो भी नॉर्मल है। तो फिर पेशेंट का दिमाग में आता है कि फिर कमी कहाँ पर है, जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे, हमारी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। और इस चक्कर में होता क्या है कि पेशेंट कई साल निकाल देते हैं सिर्फ इसी चक्कर में कि सब कुछ नॉर्मल है, अपने आप बच्चा ठहर जाएगा। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो इसके क्या कारण हैं? सबसे पहले तो हमें एक-एक पार्ट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन-सी ऐसी दिक्कत हो सकती है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले अगर मैं बात करूँ यूट्रस के बारे में, यानी आपकी बच्चेदानी के बारे में, तो अल्ट्रासाउंड में तो हमें बच्चेदानी नॉर्मल नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है कि गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, या आपकी बच्चेदानी की जो परत है वो नॉर्मल बन रही है, लेकिन एडिशंस उसके अंदर कुछ जाला बना हुआ है, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड में प्रॉपर क्लियर नहीं नज़र आता है। दूसरी बात करें तो गर्भाशय मुख, यानी जिसे हम कहते हैं सर्विक्स, जो कि जिसे हम आम भाषा में बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं,
तो हो सकता है कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो फेवरेबल नहीं है स्पर्म के लिए, जो शुक्राणुओं के लिए, क्योंकि शुक्राणु जब ट्रैवल करते हैं वेजाइना से फिर वो बच्चेदानी के मुंह के थ्रू होते हुए गर्भाशय में जाते हैं, फिर गर्भाशय से वो नलियों में जाते हैं और फिर वहां पर अंडा मिलने पर वो फर्टिलाइज करते हैं। तो कई बार होता है कि सर्विक्स पे अगर कोई इन्फेक्शन है लाइक वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से या सर्विसाइटिस की वजह से, तो उस वहां पर क्या होता है, या सर्विक्स के मुंह पर कई बार कोई जख्म है तो उसकी वजह से स्पर्म की जो क्वालिटी है कई बार वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और स्पर्म जो है प्रॉपर वे में जो जाने चाहिए हमारे गर्भाशय में वो नहीं जा पाते। दूसरा होता है नली। नलियाँ हमें देखा हमने कि एचएसजी टेस्ट हमने करा लिया जिसे हम हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं, एक एक्सरे होता है जिसमें ये देखने को मिल जाता है कि नलियाँ हमारी खुली हैं या बंद हैं। अगर वो खुली हुई हैं तो वो एक्सरे में हमें नज़र आ जाता है, तो हम देख पा रहे हैं कि भाई प्रॉपर नली खुली हुई है लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है। तो हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड में जो हमने देखा या एक्सरे में जो हमने देखा कि नलियाँ हमारी प्रॉपर खुली हुई हैं, तो इसका कारण ये हो सकता है कि नलियाँ बाहर से तो हमें नज़र आ रही हैं खुली हुई एक्सरे में, लेकिन उसके अंदर एडिशंस हैं, काफ़ी सारे चिपकाव है, जाल की तरह बना हुआ है जो बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, या कई बार बचपन में किसी की हिस्ट्री होती है फीमेल की कि उसको टीबी हुआ था, चाहे वो छाती का टीबी था या बच्चेदानी का टीबी था, तो टीबी के केसेस में देखने को मिलता है कि कई बार ये बच्चेदानी और नलियों पर भी असर डालता है। दूसरे आते हैं हम अंडेदानी पर। अंडेदानी में क्या देखा जाता है, तो अंडेदानी में अल्ट्रासाउंड में हमें देखने को मिलता है कि फॉलिकल्स, यानी कि जो एक पानी से भरा हुआ गुब्बारे की तरह होता है जिसे हम कहते हैं फॉलिकल। तो उस फॉलिकल के अंदर एग होता है माइक्रोस्कोपिक। तो अल्ट्रासाउंड जब भी हम करते हैं या जब भी पेशेंट फॉलिकुलर स्टडी करा रहा है तो उसमें देखने को मिलता है एक बहुत सुंदर सा फॉलिकल बन रहा है, वो रप्चर भी हो रहा है टाइम से। तो पेशेंट कंफ्यूज होता है कि मैम सब कुछ तो टाइम से हुआ फिर क्यों नहीं हुआ प्रेगनेंसी कंसीव। तो कई बार जो फॉलिकल हमें बहुत सुंदर सा वहाँ दिख रहा है, हम उसको ये नहीं देख पा रहे हैं कि उस फॉलिकल के अंदर एग था या नहीं, जिसे हम कई बार कहते हैं एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम। तो उसमें क्या है कि वो हम तभी देख पा सकते हैं जब वो अंडे को हम बाहर निकाल लें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तो हमें सिर्फ वाटर की शेडो हमें नजर आती है और हमें लगता है एक सुंदर सा फॉलिकल बना हुआ है। या हम उस फॉलिकल के अंदर अगर एग भी है तो उसकी क्वालिटी नापने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ये देखने का तरीका नहीं है कि जो एग उसमें से रिलीज हुआ है उसकी क्वालिटी चेक क्या है। अब आते हैं स्पर्म के ऊपर। तो स्पर्म यानी शुक्राणु हस्बैंड के सुंदर दिख रहे हैं, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, मोफोलॉजी नॉर्मल है, मोटिलिटी नॉर्मल है इसकी, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा। तो कई बार जो स्पर्म की बनावट होती है जिसे हम कहते हैं डीएनए, वो कई बार देखने को मिलता है कि वो फ्रेगमेंटेड है। तो जो स्पर्म का अगर डीएनए फ्रेगमेंटेड है यानी कि कहीं कहीं पर जो एक प्रॉपर डीएनए स्ट्रक्चर होना चाहिए स्पर्म का वो नहीं बना है, तो इसकी वजह से भी कई बार बच्चे नहीं ठहर पाते। तो अब ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, अगर ऐसे ये जो लेवल्स के डिफेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, तो इन लेवल ऑफ डिफेक्ट्स को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी नॉर्मल आईज के थ्रू या हम कहें कि नॉर्मल आम रिपोर्ट्स में हम नहीं देख पाते। तो इनके लिए कुछ टेस्टिंग्स होती हैं जो एक कपल को करानी चाहिए। जैसे अगर मैंने यूट्रस की बात करी या ट्यूब्स की बात करी, तो इसके लिए जो जांच होती है उसे कहते हैं हम लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, स्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में दूरबीन डाल करके ये देख लिया जाता है कि हमारी नलियाँ कैसी हैं, नलियाँ हमारी प्रॉपर खुली हुई हैं या नहीं है, कोई एडिशंस तो नहीं है उसके अंदर, पूरा हमें पता चल जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि बच्चेदानी कैसी है, हमारा गर्भाशय कैसा है एक फीमेल का। तो उस गर्भाशय के अंदर कोई सेप्टम तो नहीं है, सेप्टम यानी एक दीवार तरह की पतली सी परत तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहीं के वहीं बच्चेदानी के अंदर करेक्शन कर दिया जाता है, जिससे बच्चा ठहरने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और ये करने पर नॉर्मली देखा जाता है कि थोड़े बहुत ये करेक्शंस और कुछ दवाइयों के ज़रिए जो कपल्स होते हैं वो आराम से कंसीव कर पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं जहाँ पर आपको दिख रहा है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने गायनी डॉक्टर, अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए और समझिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत बार देखने को मिला है कि कपल्स जो हैं वो बहुत डिलेड ट्रीटमेंट कर देते हैं, यानी इलाज दिन पे दिन टाइम निकलता चला जाता है। और उस चक्कर में क्या होता है कि एक फीमेल
जिसकी अंडे दाने की कुछ उम्र ही रहती है, क्योंकि जो रिसर्च हैं, जो हमारी स्टडीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि 35 ईयर्स या 36 ईयर्स के बाद फीमेल के भले ही एग्स क्यों ना बहुत मात्रा में अच्छे हों, लेकिन क्वालिटी वाइज वो डिमिनिश्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको देरी नहीं करनी है। नहीं समझ में आ रहा है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने केस को समझिए और फिर आगे स्टेप लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि आज के इस युग में जहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी हैं, वहाँ पर हर स्टेप पर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कहीं पे भी इनफर्टिलिटी को क्योर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। और अधिक जानकारी के लिए और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको जानना है, किसी और गायनी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको जानना है, इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।